देहिका का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 का एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको बताएं आज कौन सी बड़ी खबरों को शामिल किया है हमने अपनी इस चर्चा में। हवाई सफर महंगा होने वाला है, ये है आज की पहली खबर। राहत वाली खबर नहीं है, लेकिन हवाई सफर महंगे होने की वजह जो आमतौर पर होती है कच्चे तेल की कीमतें, इस बार वो नहीं है। क्या वजह है ये समझेंगे। निजी अस्पताल कर रहे हैं आयुष्मान से किनारा। ये बात पुरानी है, लेकिन इस बार वजह फिर नई है। पहले तो पैसे कम थे, अब पैसे मिल भी नहीं रहे हैं, तो इसलिए निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारक का इलाज कराना मुश्किल हो जा रहा है। पूरी खबर को समझेंगे। गोल्ड बॉन्ड के बाजार में बढ़ती रौनक बाजार में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जितने बेचने वाले हैं उससे ज्यादा खरीदने वाले हैं। बॉन्ड बिक भी खूब रहे हैं और प्रीमैच्योर हो भी खूब रहे हैं। क्यों ऐसा है, क्या आंकड़े बता रहे हैं गोल्ड बॉन्ड के बाजार में, ये समझेंगे। इसके बाद दिन की बड़ी खबरें। दिन की बड़ी खबरों में पहली खबर, बैंक कर्मचारियों की सुविधाओं पर सुप्रीम कोर्ट की नजर टेढ़ी। बैंक कर्मचारियों को आमतौर पर कुछ ऐसी सुविधाएं मिलती हैं जो आम नागरिकों को नहीं मिलती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आप ये देते हैं तो इस पर टैक्स वसूलिए। कौन सी सुविधाएं हैं, क्या कुछ कहा है, ये समझेंगे। क्या यूपीआई पर हो रही है चार्ज लगाने की तैयारी। बैठकों का दौर चल रहा है, आरबीआई बैंकों के साथ बात कर रही है। यूपीआई पर अब पैसे लग सकते हैं। क्या कुछ हुआ बैठक में, क्या प्रस्ताव आया, ये समझेंगे। और शेयर बाजार में इतनी बेचैनी क्यों है। आज लगातार 5वां कारोबारी सत्र जब बाजार गिरकर बंद हो गए। क्या वजह है, क्या कुछ बाजार की गिरावट के भीतर छिपा है, ये जानेंगे आज दिन की एक और बड़ी खबर में। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटर अथॉरिटी यानी AERA की तरफ से दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट के लिए टैरिफ की दरों में बदलाव किया जा सकता है। मौजूदा टैरिफ की व्यवस्था 30 सितंबर तक लागू है। टैरिफ बदलाव का असर इन एयरपोर्ट्स पर आने वाले यात्रियों पर, उनके हवाई खर्चे पर, हवाई यात्रा की उड़ान के खर्च पर पड़ सकता है। मुंबई एयरपोर्ट का संचालन अदानी समूह करता है, जबकि दिल्ली एयरपोर्ट का संचालन GMR के हाथ है। सर, क्या बदलाव होने वाला है, कौन सी सेवाओं पर असर पड़ेगा। एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास अब यहाँ दरें बढ़ाने का, टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव पहुंचा है 2 हवाई अड्डों पर, दिल्ली और मुंबई में। दरअसल शुरुआती योजना ये थी कि 31 मार्च 2024 से यहाँ पर टैरिफ या दरें बढ़ाई जानी थी, लेकिन इसे बाद में आगे बढ़ा दिया गया और अब इसकी आखिरी तारीख या जो डेडलाइन है वो 30 सितंबर 2024 की है। और इसलिए जो एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने टैरिफ के प्रपोजल्स पर विचार करना, प्रस्ताव करना लेना शुरू कर दिया है। ख़ास तौर से जो पार्किंग चार्जेस हैं, जो एयरक्राफ्ट्स के लिए पार्किंग चार्जेस लिए जाते हैं, उनकी दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा और भी अन्य सुविधाएं जो एयरलाइंसेस को यहाँ मिलती हैं, किराए पर दी जाती हैं, उनके लिए उनकी दरों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इसके लिए मुंबई और दिल्ली दोनों निजी हवाई अड्डे हैं, दोनों से माइल और डायल दोनों कंपनियों के साथ एयरपोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अपनी बातचीत शुरू कर दी है। और इसलिए ऐसा लगता है कि आने वाले 1 महीने 2 महीने की वार्ताओं के बाद सितंबर से आपकी हवाई यात्रा महंगी हो सकती है, क्योंकि जैसे ही एयरपोर्ट पर टैरिफ दरें, पार्किंग चार्जेस एयरक्राफ्ट्स के लिए बढ़ाए जाएंगे, उनका सीधा असर विमानों के किराए पर पड़ेगा। आयुष्मान योजना के तहत हुए उपचार के भुगतान में राज्यों की तरफ से हो रही देरी की वजह से कई राज्यों में प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान योजना के तहत मरीजों की भर्ती घटा रहे हैं। पिछले हफ्ते नीति आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के दौरान प्राइवेट अस्पतालों ने राज्यों की तरफ से पेमेंट में हो रही देरी पर सवाल भी उठाया। सरकार ने आयुष्मान योजना की शुरुआत 2018 में की थी और इसके लिए खर्च का 60% हिस्सा केंद्र सरकार और 40% हिस्सा राज्यों को उठाना पड़ता है। वित्त वर्ष 24-25 के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 7,500 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन भी किया था। सर, विवाद क्या है ये पूरा। अब आयुष्मान योजना में करीब 30,000 से ज़्यादा 30,000 के आसपास अस्पताल रजिस्टर्ड हैं जो आयुष्मान की सुविधा का लाभ उन लोगों को देते हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड है। इनमें 12,000 से 13,000 के बीच 12,881 निजी अस्पताल हैं जो आयुष्मान योजना के साथ जुड़े हुए हैं, और ये अलग अलग 2,000 तरीके के इलाज को और डिफरेंट प्रोसीजर्स की सुविधाएं आयुष्मान कार्ड धारकों को देते हैं। अब विवाद जो सबसे बड़ा दिख रहा है सामने वो ये है कि ज़्यादातर अस्पतालों के बिल, आयुष्मान भारत से जुड़े हुए बिल फंसे हुए हैं, लटके हुए हैं अलग अलग राज्यों में, और राज्य सरकारों को इस बात की शिकायत गई और इसके बाद अब इन अस्पतालों ने, निजी अस्पतालों ने आयुष्मान के मरीजों को स्वीकार करना, उन्हें सुविधाएं देना बंद कर दिया है। ये बात कई राज्य सरकारों के ने भी अपने संवाद में, अपनी चर्चा में स्वीकार की है और ये माना है कि केंद्र सरकार से फंड्स
मिलने में देरी हुई है। कई राज्य सरकारें अस्पतालों को समझाने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें आपस में जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। इससे पहले भी पिछले साल इस तरीके की समस्या गुजरात और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में आई थी, जहां निजी अस्पताल जो आयुष्मान भारत से जुड़े हुए थे उन्हें उनके बिल का भुगतान नहीं होने के कारण, क्योंकि जो सब्सिडी दी जाती है उसका भुगतान न होने के कारण उन्होंने मरीजों का इलाज देना बंद कर दिया था। सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी की वजह से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने वाले निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना जताई जा रही है। गोल्ड बॉन्ड में किए शुरुआती निवेश मैच्योर होने से पहले ही निकलने के लिए निवेशक इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। जिन निवेशकों ने इस स्कीम की शुरुआत में निवेश किया था, वे अगर निवेश से बाहर निकलते हैं तो उन्हें सालाना 16.5% की दर से रिटर्न मिल रहा है। प्री मैच्योर ही नहीं, नए बॉन्ड खरीदने में भी लोग लगातार अपना उत्साह दिखा रहे हैं। सर, क्या बता रहा है ये ट्रेंड? गोल्ड बॉन्ड भारत में निवेश के एक नए और काफ़ी पसंदीदा उपकरण के तौर पर उभरा है पिछले 3 साल में। स्थिति यह है कि जब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की पहली किश्त आई थी, जब जारी हुई थी 2015 में, तब से सोने की कीमत को अगर आप देख लें तो करीब वो 2 से ढाई गुनी बढ़ चुकी है। उस समय सोने की कीमत करीब 2684 रुपये पर यूनिट के आसपास थी, जो अब 6062 रुपये के आसपास है। लेकिन पिछले वित्त वर्ष में 2024 में भी इस महंगी कीमत पर भी गोल्ड बॉन्ड में रिकॉर्ड निवेश हुआ, यानी कीमतें बढ़ने के साथ गोल्ड बॉन्ड का आकर्षण बढ़ रहा है। आमतौर पर यह माना जाता है कि जब सोने की महंगाई होती तो गोल्ड बॉन्ड जैसे या ETF जैसे उपकरणों में लोग निवेश नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसके आगे कीमतें नहीं जाएंगी। सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की जो संभावना बनती दिख रही है, उसका सबसे ज़्यादा फायदा गोल्ड बॉन्ड को मिला है और गोल्ड बॉन्ड में निवेश भी बढ़ा है। लेकिन इधर कई चतुर निवेशक हैं जिन्होंने गोल्ड बॉन्ड की बिकवाली भी शुरू की है, जैसा शुभम ने आपको बताया, और उन्होंने इस समय हाई प्राइसेस पर अपने प्रॉफिट बुक किए हैं और प्रीमेच्योर बॉन्ड्स की बिक्री भी की है। लेकिन गोल्ड बॉन्ड का आकर्षण अभी बना हुआ है, क्योंकि सोने की कीमतों में तेजी की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं। सोने की कीमतों में क्या होने वाला है, चांदी की कीमतों को लेकर भी अब नए आंकलन आना शुरू हुए हैं, जो भविष्य में बढ़ोतरी को लेकर है। इस पर आप मनी 9 के सुपर ऐप पर इस बार का गोल्ड सेंट्रल जरूर देखिए, जहां से आपको पता चलेगा कि सोने की कीमतों में क्या रुख रहने वाला है, और उसके बाद आप सोने में निवेश के लिए गोल्ड बॉन्ड को चुन सकते हैं या बाकी कौन से विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी यानी स्पेक्स में निवेश करने वाली कई निवेशकों को आयकर विभाग से नोटिस मिलना शुरू हो गए हैं। बरमूडा की तरफ से इन कंपनियों के निवेशकों की जानकारी भारत के साथ साझा की गई है, जिसके बाद आयकर विभाग ने नोटिस भेजना शुरू किया है। शुरुआत में उन निवेशकों को नोटिस आया है जिन्होंने अपने आयकर डिक्लेरेशन या रिटर्न में इस तरह के निवेश की जानकारी नहीं दी थी। सर, क्या मामला है, ये किस तरीके का निवेश है? इन्हें ब्लैंक चेक कंपनियां कहा जाता है और आमतौर पर ये दुनिया में बरमूडा और केमन आइलैंड जैसे टैक्स हेवंस के जरिए संचालित होती है और इनकी लिस्टिंग अमेरिका के बाकी बाजारों में होती है। एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट है अमेरिका में जिनको स्पैक्स कहा जाता है। इसमें होता यह है कि स्पैक, कोई एक बड़ी कंपनी या कोई एक निवेशक स्पैक बनाता है और वो लिस्टिंग से पहले अनलिस्टेड कंपनियां, छोटी कंपनियां, प्राइमरी लिस्टेड कंपनियों की इक्विटी को एक जगह लाकर निवेशकों को बेचता है और उन्हें इसमें हिस्सेदारी देता है, और उन स्पैक्स में निवेश के लिए होल्डिंग कंपनी में या स्पेशल पर्पस व्हीकल में निवेश के बाद उन स्पैक्स की लिस्टिंग की जाती है और कंपनी को सूचीबद्ध कराया जाता है। अमेरिका में ये के स्टॉक मार्केट में ये निवेश का चर्चित तरीका है, जिसमें कि बहुत सारी पब्लिकली ट्रेडेड या पब्लिक लिस्टेड स्पैक्स हैं जिनके पीछे कई सारी छोटी छोटी कंपनियां हैं जिनकी हिस्सेदारी उन्होंने खरीद रखी है। हुआ ये कि भारत के निवेशकों ने भी अब इनमें रुचि लेना शुरू किया है, खासतौर से भारत के जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, अमीर लोग हैं जिनके पास सरप्लस फंड्स हैं, उन्होंने इन स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज में निवेश करना शुरू किया है। और ये निवेश बरमूडा और कैमन आइलैंड के बेस से, जहाँ से ये कंपनियाँ संचालित होती हैं, वहाँ से किया जा रहा है। और अब इसे देखते हुए भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन निवेशकों को नोटिस भेजने शुरू किए हैं, क्योंकि इसमें कई सारे पेंच हैं। पेंच ये है कि एक तो इनकी जड़ें केमन आइलैंड और बरमूडा जैसे टैक्स हेवन देशों में है, और दूसरा स्पैक्स अपने आप में भी काफ़ी जटिल प्रक्रिया हैं और इनमें कई सारा परतदार व्यवस्था होती है जिनके जरिए निवेश किया जाता है। भारत में स्टार्टअप के मुकाबले ट्रेडिशनल कंपनियां वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी फंड्स को आकर्षित करने के लिए अधिक कामयाब रही हैं। बेन एंड कंपनी और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री बॉडी IVCA की इंडिया प्राइवेट इक्विटी रिपोर्ट 2024 के मुताबिक 2023 में प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल सौदों में हेल्थ केयर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने बाजी मारी है। हेल्थ केयर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की अगुवाई में जो ट्रेडिशनल क्षेत्र हैं 2024 के लिए मजबूत ग्रोथ आउटलुक दिया है। इस सेक्टर्स ने करीब 75% योगदान दिया है। सर, नए स्टार्टअप की जगह पुरानी कंपनियों में पैसा, ऐसा क्यों हुआ?
पी इन्वेस्टमेंट या प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट का रुख पिछले एक साल से बदलने लगा था। हम आपको अपने अलग कार्यक्रमों में बता रहे थे कि पी इन्वेस्टमेंट ने अब स्टार्टअप्स जिन पे घाटे हो रहे हैं, जिनमें नुकसान हो रहे हैं, उनसे अपने आप को दूर करना शुरू किया था और वो मजबूत और स्थापित बिजनेसेस में निवेश करना शुरू किया था जहां से उन्हें बेहतर रिटर्न होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। और ये रुख इस सूचना में दिखाई देता है कि 75% जो पी और वीसी इन्वेस्टमेंट है, 75% पी वीसी इन्वेस्टमेंट है, वो ट्रेडिशनल सेक्टर्स में आया है, पुराने सेक्टर्स में आया। ऊपर ट्रेडिशनल सेक्टर्स में जो चुनाव है काफ़ी दिलचस्प है। इसमें हेल्थ केयर सबसे ऊपर है। आपको याद होगा हमने विस्तार से इकोनॉमिक में आपको बताया था पिछले साल कि भारत के हेल्थ केयर सेक्टर में सबसे ज़्यादा विदेशी पूंजी आ रही है और बड़े अधिग्रहण हुए जिनकी सूची हमने बताई थी। उस वो इकोनॉमिकम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप उसे देखकर जान सकते हैं। ताजी हिस्सेदारी मणिपाल हॉस्पिटल की है जिसमें खरीदारी की गई और दुनिया के सारे बड़े फंड्स ने भारत की अस्पताल चेनों में, हॉस्पिटल चेन्स में निवेश करना शुरू किया है, पैथोलॉजिकल फर्म्स में निवेश करना शुरू किया है और डायग्नोस्टिक्स और उपकरण बनाने वाली कंपनियों में निवेश करना शुरू किया। ये वो सेक्टर है जहां अब पीसी और वीसी इन्वेस्टर्स निवेश कर रहे हैं। वो ई कॉमर्स में, फिनटेक में पैसा नहीं डाल रहे हैं बल्कि यहां पैसा डाल रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा हिस्सा है जहां पर पी या प्राइवेट फंड आ रहा है वो रिटेल से जुड़ा हुआ हिस्सा है। उसमें खासतौर से ऑफलाइन रिटेल है और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग यानी कम ड्रोन और इससे जुड़े हुए एआई से जुड़े हुए जो उपकरण हैं उनमें निवेश आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी राशि हेल्थ केयर में जा रही है, प्राइवेट अस्पतालों को खरीदने में जा रही है और प्राइवेट अस्पतालों में साइलेंट इन्वेस्टमेंट रिवॉल्यूशन हुआ है। चुपचाप एक निवेश की क्रांति पिछले एक साल के अंदर हुई है। ये उसका ये जो आंकड़ा है ये उसको पुष्ट करता है। इस पर हमने एक विस्तार से इकोनॉमिकम भी किया था, हेल्थ केयर क्रांति के ऊपर कैसे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आप देख सकते हैं, उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गूगल ने भारत में एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक निजी डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है। यूजर इस वॉलेट में कार्ड, टिकट, पास, आईडी आदि सुरक्षित रख सकेंगे। गूगल वॉलेट को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ये यूजर्स को अपने लॉयल्टी कार्ड और गिफ्ट कार्ड समेत अन्य चीज़ें रखने की सुविधा भी देगा। कंपनी ने कहा है कि गूगल पे भी बना रहेगा। सर, गूगल पे पहले से था, नया वॉलेट आया है, क्यों? गूगल पे पेमेंट ऐप है। गूगल वॉलेट एक नए तरीके का एप्लीकेशन है जिसमें में कई सारी सूचनाएं आप सुरक्षित रख सकते हैं। एक तरीके से ये डिजी लॉकर का सप्लीमेंट है या डिजी लॉकर का प्रतिस्पर्धी है। डिजी लॉकर में जिस तरीके की सुविधाएं, पासवर्ड वगैरह नहीं सेव करते, डिजी लॉकर में आप सरकारी दस्तावेजों को सेव कर सकते हैं। पर गूगल का ये वॉलेट आप मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, अपने कार्ड्स की सूचनाएं, अपने पासवर्ड, अपने और पासेस, इनको स्टोर कर सकते हैं। आमतौर पर ये सुविधा गूगल अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप पे कई के सिस्टम्स में क्रोम के जरिए देती थी, लेकिन अब ये ऐप के जरिए एक वॉलेट भी उपलब्ध होगा जो अपने मोबाइल में लोग सेव कर सकते हैं और अपनी सूचनाएं जो आमतौर पर उन्हें बार बार इस्तेमाल करनी होती हैं उसमें रख सकते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक ने बिल भुगतान का कारोबार यूरोनेट सर्विसेज इंडिया पर शिफ्ट कर दिया। हाल ही में पेमेंट बैंक ने अपने रिटेल सेल्स ऑपरेशन को आरबीएल बैंक में शिफ्ट किया था। इसके अलावा मर्चेंट पेमेंट के सेटलमेंट के लिए एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया। अब एक नया कारोबार है जो यूरोनेट के पास चला गया है। सर, अब हाथ में बचा क्या? ये पेटीएम का एक और बड़ा कारोबार बिल पे। आपको याद होगा पिछले 5-6 सालों में भारत में बिल पेमेंट्स का बड़ा बिजनेस पेटीएम के पास गया था। अब लोगों ने बहुत सामान्य रूप से अपने अलग अलग तरीके के बिल्स, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के हों, वाटर के हों और अपार्टमेंट के बिल हों, इनका भुगतान करना शुरू किया था। लेकिन अब ये जो भारत बिल पे के जरिए था, इसको भी चूंकि पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो गया तो इस सुविधा को भी अब उसे यूरोनेट को देना पड़ा है। इससे पहले मर्चेंट पेमेंट्स का पूरा बिजनेस एक्सिस बैंक को शिफ्ट किया जा चुका है और यही वजह है कि हम पेटीएम में लगातार इस घटनाक्रम के बाद, रिजर्व बैंक की तरफ से क्रैकडाउन के बाद पेटीएम में वरिष्ठ अधिकारियों का इस्तीफा और उनका निकलना देख रहे हैं और अब पेटीएम यूपीआई मार्केट में भी अपनी हिस्सेदारी गंवा रहा है, जो हमने आपको कल बताया था। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों की तरफ से अपने कर्मचारियों को रियायती दरों पर दिए जाने वाले कर्ज पर टैक्स वसूलने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने विभिन्न बैंकों के कर्मचारी संघों और अधिकारी संघों द्वारा दायर अपीलों को खारिज करते हुए ये फैसला सुनाया है। सर, क्या कहता है ये आदेश विस्तार से और इसका असर क्या होगा? ये खासा महत्वपूर्ण आदेश है और बैंक कर्मचारी इसका शुरुआत से विरोध कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब तय किया बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों को कुछ अतिरिक्त सुविधाएं मिलती हैं बैंक की वित्तीय सेवाओं के तौर पर। इसमें रियायती
दर पर मिलने वाला कर्ज है और भी वित्तीय सुविधाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे फ्रिंज बेनिफिट माना है। इनकम टैक्स के हिसाब में फ्रिंज बेनिफिट्स वो होते हैं जो पर्क्स के तौर पर और तमाम सुविधाओं के अलावा अतिरिक्त रूप से दिए जाते हैं। और आपको याद है कि एक दौर में फ्रिंज बेनिफिट पर टैक्सेशन को लेकर भारत में लंबी चर्चा भी हुई थी और उसके बाद उन पर टैक्स भी लगाया गया था। ये फैसला देश के सारे समस्त बैंक कर्मचारियों को प्रभावित करेगा, क्योंकि बैंकों में काम मिलने वाले लोगों के लिए आकर्षण की एक और वजह ये सुविधाएं होती थी जो आमतौर पर किसी दूसरे क्षेत्र में कर्मचारियों को नहीं मिलती थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्पष्ट आदेश में इन्हें फ्रिंज बेनिफिट्स मान लिया है, जो उन्हें सैलरी से अलग मिलने वाली सुविधाएं हैं। आरबीआई अब देश भर में यूपीआई से लेन देन को बढ़ावा देने पर काम कर रहा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने यूपीआई इकोसिस्टम का विस्तार करने, उत्पादों का दायरा बढ़ाने और नए पेमेंट सॉल्यूशन को बढ़ावा देने के तरीकों पर विचार के लिए बैंकों और एनपीसीआई अधिकारियों के साथ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन और टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर के साथ बैठक की है। इस बैठक में यूपीआई की पहुंच को और बढ़ाने के लिए संभावित रणनीतियों पर चर्चा हुई। साथ ही बैंकों की तरफ से और सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से यूपीआई को पूरी तरीके से मुफ्त ना रखने की भी बात कही गई। सर, क्या लगता है इस बैठक से क्या निकलेगा? क्या यूपीआई पर अब पैसा लगने लगेगा? खासी महत्वपूर्ण बैठक थी और इसमें दो महत्वपूर्ण मुद्दे निकलकर सामने आए जिन पर आम लोगों के लिए को जानना जरूरी है। पहली चीज तो ये कि कल हमने आपसे बताया था, जब हमने बताया था कि पेटीएम का मार्केट हिस्सा गिर रहा है और अब इस बाजार में डुओपोली हो गई है, और वही बात हुई बैठक में। इस बैठक में पहली बार यूपीआई मार्केट में दो कंपनियों का दबदबा होने की बात खुलकर कही गई और रिजर्व बैंक से कहा गया कि डुओपोली है, और संयोग से डुओपोली दोनों फॉरेन फर्म्स की है, क्योंकि गूगल पे इसका सबसे बड़ा प्लेयर है बाजार का और फोन पे है जिसकी मालिक वॉलमार्ट है। तो ये दोनों विदेशी कंपनियां हैं जिन कंपनियों की भारत के यूपीआई मार्केट में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। एक के पास करीब 47% मार्केट शेयर है और दूसरे के पास 37% मार्केट शेयर है। इस तरह से रिजर्व बैंक की बड़ी चुनौती है कि फिर एक बार एक और फिनटेक सर्विस में, खासतौर से जिसका आम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और बैंक जिसके पीछे खड़े हुए हैं, उस सेवा में डुओपोली आ रही है। इसमें नए लोगों की जरूरत है और यह कहा गया कि छोटी कंपनियों को, छोटे प्लेयर्स को बढ़ावा देने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि स्मॉलर कंपनियां, छोटी कंपनियों के लिए इस कारोबार में खड़े होने के लिए उनके पास कोई प्रोत्साहन नहीं है, और इसलिए कहा गया कि यूपीआई सर्विस पर किसी न किसी तरीके का चार्ज या फीस जरूर लगाई जानी चाहिए, क्योंकि छोटे यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर इतनी क्षमता ही नहीं रखते हैं, उनके पास इतने फंड्स ही नहीं है कि वो कंपटीशन में इस बड़े पैमाने पर खड़े हो सकें जहां गूगल पे और फोन पे पहुंच गया है। फिलहाल जब भी यह मुद्दा उठा है पिछले 2 साल में कि यूपीआई पर कोई चार्ज लगाया जाएगा, तो सरकार की तरफ से, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से इसे स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये लंबे समय तक टल नहीं पाएगा, क्योंकि किसी न किसी तरह से यूपीआई पर चार्ज लगाने की मांग बैंक्स भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके नेटवर्क का, उनके सिस्टम का भी इस्तेमाल होता है। पर यह पहली बैठक थी जिसमें यह मुद्दा डुओपोली का और चार्जेस का मुद्दा खुलकर सामने आया। भारतीय शेयर बाजार में एक तरफा गिरावट का सिलसिला बना हुआ है। गुरुवार को लगातार 5वें कारोबारी सत्र में शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स ने 72,603 का निचला स्तर छुआ, वहीं निफ्टी ने 22,021 के निचले स्तर तक आ गया। गुरुवार को ऑटो इंडेक्स को छोड़कर सभी इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी, मेटल इंडेक्स में सबसे ज़्यादा गिरावट थी। निफ्टी के 50 में से 43 कंपनियों के शेयर टूटे। एल&टी, कोल इंडिया, डिवीज लैब, ओएनजीसी और आईटीसी सबसे बड़े टॉप लूजर थे बाजार के। सर, इस गिरावट के भीतर अगर जाएं तो क्या दिखता है? ये गिरावट थोड़ी गहराती दिखाई दे रही है, और हमने 2-3 दिन पहले जब बाजार में गिरावट शुरू हुई थी तो आपको विस्तार से बताया था कि चुनाव के नतीजों को लेकर, चुनाव के जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं, भारतीय शेयर बाजार में खास किस्म की सतर्कता, रिस्क और आशंका पनपती दिखाई दे रही है। कल भी बाजार में हमने शुरुआत में गिरावट देखी, फिर रिकवरी देखी और बाद में तेज गिरावट हुई। आज तो बाजार बहुत तेजी से गिरा, 800 पॉइंट तक सेंसेक्स टूट गया। निफ्टी ने अपने खासे सपोर्ट के लेवल तोड़ दिए। आज स्थिति बाजार में ये थी कि करीब 29 स्टॉक्स ने 52 वीक्स का लो छू लिया। कई सारे स्टॉक्स लोअर सर्किट पर पहुंच गए और क्रॉस द बोर्ड केवल ऑटो को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जगह भी क्वालिटी दिखाई दी। ऑटो सेक्टर में थोड़ी बढ़ोतरी इसलिए दिखाई दी क्योंकि आज गाड़ियों की बिक्री के आंकड़े आए थे और उन आंकड़ों ने बाजार के सेंटीमेंट को, थोड़ा ऑटो कंपनियों के सेंटीमेंट को सपोर्ट किया। इसके अलावा एक तरफा बिकवाली बाजार में दिखाई दे रही है और ये प्रॉफिट बुकिंग लगातार चुनाव के चरणों के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है। तो बाजार का सेंटीमेंट बेहद खराब था। मार्केट की ब्रेथ, मार्केट की डेप्थ भी काफ़ी नेगेटिव दिखाई दे रही है। अब यहाँ से जब बाजार में निफ्टी जहाँ तक गिर चुका है, इस बात की संभावना है कि बाजार में आने वाले समय में ये इस तरीके का दबाव बना रहेगा। दूसरी चीज़, भारतीय बाजार में की वॉलेटिलिटी चरम पर है। आज विक्स जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वो करीब 5% ऊपर पहुँच गया और ये ज़्यादा जोखिम भरा, ज़्यादा रिस्की है निवेशकों के लिए कि बाजार किस दिशा में मूव करेगा, ये पता नहीं चल रहा है।
सर इस बीच एफपीआई की बिकवाली का क्या रुख है? फाइनेंशियल सेक्टर्स में नंबर आया कि बड़ी बिकवाली की गई है एफपीआई की तरफ से, ये बिकवाली क्या बता रही है? एफपीआई की बिकवाली लगातार जारी है, लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज में जो कि भारतीय बाजार का लीडिंग सेक्टर है, और भारतीय बाजार शेयर बाजार में अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो भारत में या टॉप कंपनीज के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा हिस्सा भारत में वित्तीय कंपनियां संभालती हैं, और हमेशा से भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों की सबसे पसंदीदा सेक्टर रहा है। सबसे ज़्यादा निवेश उन्होंने इसमें किया। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में भी देखें तो सबसे बड़ा हिस्सा फाइनेंशियल्स का होता है, एफआईज के पोर्टफोलियो में भी सबसे बड़ा हिस्सा फाइनेंशियल्स का होता है। लेकिन उन्हें अब बाजार में कई तरीके की गतिविधियों के कारण, चुनाव के नतीजों को लेकर, अर्थव्यवस्था के नतीजों को लेकर लगातार इसी सेक्टर में बिकवाली होती दिखाई दे रही है, और इसलिए जो ओवरसीज फंड्स हैं उनके टोटल निवेश में फिनेंशियल सर्विसेज का शेयर बहुत तेजी से गिरा है, और इसका असर हमें ओवरऑल सारे मार्केट पर दिखाई दिया, क्योंकि सबसे बड़ा सेक्टर था और इसके ड्रैग ने सबसे बड़ा नुकसान बाजार की अंतर्धारणा को किया है। इससे यह भी समझ में आ रहा है कि भारत के बैंकिंग क्षेत्र को लेकर हाल फिलहाल के जो कदम उठाए गए हैं, भविष्य में अर्थव्यवस्था में बदलाव है, उसको लेकर भी विदेशी निवेशक बेहद आश्वस्त नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा दूसरा और सेक्टर है आईटी, जिसमें भी ठीक ठाक प्रॉफिट बुकिंग की विदेशी निवेशकों ने। आईटी एक और सेक्टर महत्वपूर्ण था जिसमें आउटफ्लो दिखाई दिया है, और इसके अलावा एफएमसीजी से भी विदेशी निवेशकों की बिकवाली आई है। पावर और हेल्थ केयर अगले सेक्टर हैं। तो तीन सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर जो भारतीय बाजार को लीड करते थे, जहां से भारतीय बाजार में तेजी ड्राइव होती थी, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एफएमसीजी, तीनों में विदेशी निवेशक बिकवाली कर रहे हैं। चैट जीपीटी जैसे ऐप्स के पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर तक चीन की पहुंच पर अमेरिका की नज़र टेढ़ी है। चीन और रूस से अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर को बचाने के लिए अमेरिका एआई सॉफ्टवेयर पर चीन के एक्सेस पर रोक लगा सकता है। अमेरिकी सरकार चीन और रूस से अमेरिकी एआई को सुरक्षित रखने की कोशिश में एक नया मोर्चा खोलने के लिए तैयारी कर रहा है। इस कड़ी में चैट जीपीटी जैसे एआई सिस्टम के कोर सॉफ्टवेयर और सबसे एडवांस एआई मॉडल के चारों ओर रेलिंग लगाने की शुरुआत की प्लानिंग हो गई है। सर, चीन के दखल को लेकर चीन में इतनी चिंता, अमेरिका में इतनी चिंता क्यों है? अब हाल फिलहाल में कई सारे ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको देखते हुए एआई के सॉफ्टवेयर और तकनीक में चीन की दखल अमेरिका के लिए चुनौती बन रही है। जैसे कि अमेरिका ने हुआवे के खास चिप की बिक्री पर भी पाबंदी लगा दी, जो इसी तरह से जुड़ी हुई थी। अभी हाल में जब एलॉन मस्क चीन की यात्रा पर गए और उन्होंने ड्राइवरलेस कार के बारे में समझौता किया, जिसमें उन्होंने चीन के सैटेलाइट सिस्टम के साथ एग्रीमेंट किया, बायदू के साथ, उसके बाद और भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चीन की दखल को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। हम आपको लगातार बताते चले आ रहे हैं कि चुनाव की तरफ बढ़ते हुए राष्ट्रपति बाइडेन लगभग सभी मोर्चों पर चीन को लेकर खासे आक्रामक होते दिखाई दे रहे हैं, और इसलिए अब चीन के एआई सिस्टम्स के अमेरिका में प्रवेश को लेकर और उनके इस्तेमाल को लेकर और उनके चिप्स को लेकर कुछ नए तरीके की पाबंदियां अमेरिका की तरफ से घोषित की जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं झटपट खबरों की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी के लिए कैश लोन सीमा का पालन करने का निर्देश दिया है। आरबीआई ने एनबीएफसी से 20,000 रुपये तक के कैश लोन सीमा का पालन कठोरता से करने को कहा है। इसका मकसद कैश ट्रांजैक्शन को नियंत्रित करना है। रिजर्व बैंक ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को ये चिट्ठी आईएफएल फाइनेंस पर कार्रवाई के बाद लिखी है। आईएफएल को कई नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने छुट्टी पर गए अपने कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। कंपनी ने 25 कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। कंपनी आगे भी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना रही है। बड़ी संख्या में कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर चले जाने से एयर इंडिया एक्सप्रेस को अपनी कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी थी। इससे पहले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ा था। एयर इंडिया एक्सप्रेस और उसके कर्मचारियों के बीच विवाद पर सरकार की पूरी नज़र है। कुमार मंगलम बिरला के नेतृत्व वाली हिंडाल्को अपनी सब्सिडरी नोवालिस को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करने की योजना बना रही है। हिंडाल्को ने 2007 में नोवालिस का अधिग्रहण किया था। नोवालिस की योजना करीब $1.2 अरब का आईपीओ लाने की है और ये इस साल का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? गोल्ड लोन को लेकर रिजर्व बैंक की सख्ती बढ़ रही है और गोल्ड लोन कंपनियों पर खासतौर पर फिर से ये शर्त लगाई गई है कि 20,000 रुपये से ज़्यादा का वो कैश लोन नहीं दे सकती। गोल्ड लोन के पूरे मामले में रिजर्व बैंक को कई तरीके की समस्याओं का, अनियमितताओं का शक है और इसलिए आपको पता होगा कि गोल्ड लोन कंपनियों पर सख्ती की गई थी और उन पर उसमें आईआईएफएल के गोल्ड लोन कारोबार पर पाबंदी भी लगा दी गई थी। और अब ये ऐसा महसूस हो रहा है कि कंपनियाँ बड़ी मात्रा
में या बड़े आकार के लोन नगद में देने लगी हैं सोने के बदले, जिसे रोका जाना है। और दूसरी चीज़ ये कि चलते चलते भी सूचना की रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा के बॉब वर्ल्ड ऐप से पाबंदी हटा ली है और अब बैंक ऑफ बड़ौदा अपने इस बॉब वर्ल्ड ऐप पर नए कस्टमर्स को जोड़ सकता है। यह था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल फिर आएंगे नए संस्करण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऐसे ही का नाम ये कंबोज लाल है, कैसा ही रंगो रूप